काल करे सो आज करे सो अब की सोच वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने वीआईपी कल्चर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रहार का तत्काल प्रभाव से स्वागत किया है। 1 मई का इंतजार न करते हुए उन्होंने 10 दिन पहले ही प्रदेश में लाल व नीली बत्ती हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मिलते ही जनपद में उसके अनुपालन का श्री गणेश स्वयं प्रभारी जिलाधिकारी पीपी सिंह ने अपने हाथों किया। जिलाधिकारी के वाहन से नीली बत्ती हटाते हुए उन्होंने जनपद के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने वाहनों से स्वयं नीली लाल बत्ती उतार लें। यदि नहीं उतारते हैं तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शासन के निर्देश के क्रम पे लाल और नीली बत्तियों को उतार के जन सामान्य में एक अच्छा संदेश दिया जाना है। उस क्रम में आज आजमगढ़ में जिलाधिकारी के वाहन से ये नीली बत्ती उतार दी गई है। साथ ही साथ मैं जनपद के सभी अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश का तुरंत अनुपालन करें। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं जिनको मुक्त रखा गया है उनको छोड़ के यदि किसी भी अधिकारी के वाहन पे नीली बत्ती या किसी ऐसे गाड़ी पे जिस पे लाल बत्ती पाई जाएगी उनके खिलाफ शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अपराध की दुनिया में भी महिलाएं पुरुषों से कहीं पीछे नहीं हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब प्रभारी निरीक्षक तरवा प्रवीण कुमार यादव मैं हमरा व यूपी 100 की संयुक्त कार्रवाई में तरवा थाना क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर सरैया में की गई छापेमारी के दौरान अवैध असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में असलाह के साथ ही फैक्ट्री संचालक की पत्नी भी गिरफ्तार की गई, जबकि सरगना भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 रिवाल्वर, 303 बोर का 1 कट्टा, 12 बोर का 1 कट्टा, 315 बोर की 1 राइफल, 47 कारतूस और अवैध असलाह बनाने के उपकरण बरामद किया। जनपद पुलिस को मिली इस कामयाबी की जानकारी पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री संचालक हरिबदन राजभर निवासी सिंहपुर सरैया थाना तरवा भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी पत्नी सुमन राजभर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति पत्नी काफी दिनों से इस कार्य में लिप्त हैं तथा असलाह बनाकर जनपद आजमगढ़ और आसपास के जिलों में बेचा करते थे। यूपी 100 की टीम के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक प्रवीण यादव इनकी टीम के द्वारा एक ग्राम सिंहपुर सरैया थाना तरवा में है, वहाँ पे एक जगह पे जो सूचना मिली थी कि यहाँ पे आर्म्स की फैक्ट्री जो है चल रही है, उस आधार पे जो है दबिश दी गई। दबिश देने पे वहाँ से जो है 2 अदद रिवॉल्वर, 303 बोर का 1 कट्टा, 315 बोर का 1 कट्टा, 12 बोर का 1 कट्टा और एक 315 बोर की राइफल जो है वहाँ से बरामद हुई। इसके अतिरिक्त वहाँ से 47 जिंदा कारतूस और विभिन्न प्रकार के 25 अदद खोखा कारतूस जो है वो बरामद हुए हैं। और जो कट्टा और बनाने के जो सामग्री होती है वो फैक्ट्री की सामग्री जो है काफ़ी मात्रा में जो है बरामद हुई है। ये काम काफ़ी दिनों से वहाँ पे चल रहा था। ये विवेचना में जो है जानकारी हुई, पिछले 1-2 साल से ये काम हो रहा था और काफ़ी संख्या में इनके द्वारा जो है ये इसका सप्लाई किया है। लगभग 100 से 150 लोगों को इनके द्वारा जो है कट्टा यहाँ से बेचा गया है। लगभग 2 से 2,500 हज़ार के बीच जो है ये कट्टा बेचते थे। और इसमें सुमन राजभर पत्नी हरिबदन राजभर जो है गिरफ्तार की गई है और इसका पति जो है वो मौके से फरार हो गया। थाना तरवा पे इस संबंध में 69/17, 5/25 आर्म्स एक्ट में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई की जा रही है और फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की भी पुलिस कोशिश कर रही है।
अधिवक्ता कानून में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में लामबंद हुए देश भर के अधिवक्ताओं के साथ जनपद के भी अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहते हुए बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। उसकी प्रतियां जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। इस क्रम में द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन व कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने जगह जगह प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन का विरोध करते हुए बिल को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। दीवानी बार के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता कानून में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में गिरजाघर चौराहे पर प्रदर्शन किया, बिल की प्रतियां जलाई और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि विधि आयोग ने अधिवक्ता कानून में जिन संशोधनों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है वह न तो अधिवक्ता के हित में है और न ही वादकारी के। उन्होंने संशोधन का विरोध करते हुए बिल को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। विधि आयोग ने एडवोकेट एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार के बाद, और पूरे देश के अधिवक्ता इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। इस संशोधन के यह कहा गया है कि वकीलों को जिम्मेदार बनाने के लिए और उन पे जुर्माना भी वसूला जा सकता है, तो लिहाजा देश भर के हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पे देश भर के अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने 21 अप्रैल को इस बिल की प्रतियां फूंकने का आह्वान किया था, तो हमारे दीवानी न्यायालय भाषक संघ ने दिन में 1:30 बजे इस गिरजाघर चौराहे पे एडवोकेट एक्ट में संशोधन बिल की प्रतियां फूंकी, साथ ही केंद्र सरकार का प्रतीक स्वरूप पुतला दहन किया है। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने भी बिल के विरोध में एसोसिएशन के सामने बिल की प्रतियां जलाते हुए जमकर नारेबाजी की। बार के मंत्री नरेंद्र सिंह ने संशोधन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि अधिवक्ता अधिनियम में किया जा रहा संशोधन असंवैधानिक है। इसके जरिए विधि आयोग ने अधिवक्ता हितों पर कुठाराघात किया है। प्रस्तावित संशोधन बिल के माध्यम से विधि आयोग ने अधिवक्ताओं पर कुठाराघात करने का प्रयास किया है। जो संशोधन बिल है वो असंवैधानिक है। अधिवक्ता अधिनियम खुद में एक बढ़िया सा कानून है। बार काउंसिल में मेंबर होते हैं जो अधिवक्ताओं के बीच से चुने जाते हैं। वह मेंबर्स अधिवक्ता होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। आज जो संशोधन बिल है उसके माध्यम से उसमें व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होती है, व्यापारी है, एक रिटायर्ड जज होंगे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। शैक्षिक योग्यता जिनकी इंटरमीडिएट है उनसे कानून की व्याख्या करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर दी जा रही है। एक अधिवक्ता के खिलाफ यदि कार्रवाई करनी होगी तो इंजीनियर कार्रवाई करेगा, कौन सी कानून की व्याख्या वो करेगा। ऐसे ही और भी संशोधन उसमें किए गए हैं। अधिवक्ताओं को कंज्यूमर फोरम के दायरे में लाया जा रहा है, जबकि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 में खुद यह व्यवस्था है कि यदि कोई अधिवक्ता दोषी पाया जाता है, कोई गलती करता है, तो बार काउंसिल, राज्य विधिक परिषद और तत्पश्चात बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों कार्यवाही करते हैं और बढ़िया कार्रवाई करते हैं। अधिवक्ता को दोषी पाए जाने पर सजा भी करते हैं। तो ऐसे में यह जितने भी संशोधन हैं यह पूरा असंवैधानिक है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और वापस लेने की भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसको वापस किया जाए। जेल भी भरेंगे और जरूरत पड़ी। देखिए, हमारा एक प्रस्तावित कार्यक्रम भी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्देश है, उसके आह्वान पर 2 मई को हम सभी लोग दिल्ली जाएंगे, पटियाला हाउस कोर्ट के सामने एकत्रित होंगे, वहां से प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करते हुए राजघाट तक जाएंगे, जेल भी भरेंगे जरूरत पड़ी तो। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश राय ने बिल का अंतिम दम तक विरोध करने की बात करते हुए कहा कि यह बिल न्यायिक प्रक्रिया का हनन करने वाला है। यह संशोधित जो प्रस्तावित इनका जो अधिवक्ता एक्ट में 1961 में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, 1961 का एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास है। उस पार्लियामेंट एक्ट में यह संशोधन कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो अलोकतांत्रिक हैं, न्यायिक प्रक्रिया का हनन करने वाले हैं, बाध्यकारियों के न्याय न मिलने में अति बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। अब कोई भी
इंजीनियर जो कानून नहीं जानता, डॉक्टर कानून नहीं जानता, व्यापारी कानून नहीं जानता, वो कानून की व्याख्या क्या करेगा। ऐसे संशोधनों का हम पुरजोर विरोध करते हैं और अंतिम दम तक इसको हम लोग विरोध करेंगे। वहीं दूसरी तरफ द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने भी बिल का विरोध करते हुए बिल की प्रतियां जलाते हुए बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के मंत्री वीरेंद्र कुमार मिश्र ने संशोधन बिल को काला कानून करार देते हुए कहा कि इस बिल के जरिए न्याय दिलाने वालों के साथ ही अन्याय किया जा रहा है। अधिवक्ता एक्ट में संशोधन किया गया है, यह संशोधन काला संशोधन है। ऐसे लागू हो जाने से हिंदुस्तान में कोई वकील होगा, वकील नहीं रह जाएगा, वकालत नहीं कर पाएगा। जो हमारा बार काउंसिल है वो निष्क्रिय हो जाएगी। बार काउंसिल में दूसरे लोग जो वकील नहीं है आएंगे और वकीलों के खिलाफ निर्णय देंगे। यह संशोधन में है कि अगर वकील किसी कोर्ट में बहस करता है, तेज बहस करेगा, तो उसका लाइसेंस छिन जाएगा। यह इस प्रकार हिंदुस्तान में वकीलों के खिलाफ काला कानून बनाया जा रहा है। पूरे देश में आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर हड़ताल की गई है। पूरे देश में नए कानून की प्रतिलिपि फूंकी जा रही है। हम अधिवक्ता जब तक ये संशोधन वापस नहीं होगा हड़ताल जारी रखेंगे। पूरे देश के वकील एक हैं। हमारी मांगे हैं कि अधिवक्ता एक्ट में कोई संशोधन न किया जाए। जो पुराना कानून है वो सही है, उसे लगने दिया जाए। तानाशाही हमारे ऊपर लागू न किया जाए। हम देश के गरीबों को न्याय दिलाते हैं। न्याय दिलाने वाला ही अन्याय का शिकार हो जाएगा तो हिंदुस्तान की जनता न्याय कैसे पाएगी। ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है, बुद्धिजीवी और पत्रकारों को सोचना है। हमारी मांगे हैं कि नया कानून न बनाया जाए, जो पुराना कानून है वही लागू। देवगांव कोतवाली के कटौली खुर्द गांव में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे दलितों के कब्रिस्तान में शव दफनाने के बाद समाधि बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें करीब 3 दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 16 लोगों को अनफनन में लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही मुनई राम की 112 वर्ष की उम्र में 2 दिन पूर्व मौत हो गई थी। 1 दिन पूर्व ही शव को दफनाया गया था। शुक्रवार सुबह दलित बस्ती के लोग ईंट व सीमेंट से वहीं पर समाधि बनाने लगे। इसी बात को लेकर गांव के दूसरे पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताते हुए भूमि पर अपना हक बताया। इसी को लेकर माहौल गर्म हो गया और मारपीट में 3 दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर एसडीएम लालगंज जैनेन्द्र सिंह, सीओ श्याम नारायण व देवगांव कोतवाल मुनीश चौहान डटे हुए थे। देवगांव के साथ ही महनाजपुर व बरदा थाना की पुलिस के साथ ही पीएसी तैनात कर दी गई थी। एसडीएम ने मौके पर जांच पड़ताल के बाद समाधि बनाने की इजाजत दे दी। मामले में पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये कटौली खुर्द गांव है देवगांव थाने का। इसमें एक समुदाय विशेष के व्यक्ति की डेथ हो गई थी और उसका शव कल दफन किया गया। आज सुबह वहाँ पे जहाँ पे शव दफन किया था वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। दूसरे समुदाय के द्वारा इस पे आपत्ति व्यक्त की गई और इसी में आपस में जो है इनकी मारपीट हुई, जिसमें 7 से 8 लोग जो है इंजर्ड है और उनका प्रथमोपचार किया जा रहा है। मुकदमा इस संबंध में जो है देवगांव थाने पे पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अन्य नामजद व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पूरा फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। सर बताया था कि 36 लोग घायल, जो इंजर्ड है जिनको मतलब थोड़ी सिंपल इंजरीज है, ज़्यादा इंजरीज है, वो 7 से 8 लोग हैं और बाकी कुछ जो भगदड़ मची थी उसमें हल्का फुल्का किसी को चोट आई होगी तो वो अलग से जो है हम चिन्हित कर रहे हैं और फिगर क्लियर हो जाएगी।
प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को और गतिशील व जवाबदेह बनाने के लिए प्रत्येक जनपद को अति आधुनिक जीवन रक्षक एम्बुलेंस दी गई है, जिसे एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस या फिर ALS के नाम से जाना जाएगा। शुक्रवार को ALS एम्बुलेंस सेवा के जनपद में आने पर CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने मंडली अस्पताल के फिजिशियन के साथ मिलकर सूक्ष्म परीक्षण किया और साथ ही प्रत्येक उपकरण के क्रियाशीलता को जांचा परखा, जिससे कि किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों में एम्बुलेंस की सेवा ली जा सके। इस अवसर पर CMO ने जानकारी दी कि इस अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवा को सिर्फ और सिर्फ अति गंभीर बीमारियों में ही अधीक्षक जिला अस्पताल या फिजिशियन द्वारा रेफर करने पर ही उच्च संस्थाओं पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, सांस की गंभीर दिक्कत, अति गंभीर एक्सीडेंट, पैरालिसिस अटैक, कोमा के मरीज, गंभीर प्रसव जटिलताओं के लिए एवं गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उच्चीकृत सेंटरों पर रिफर में एम्बुलेंस की मदद ली जाएगी। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 1008 प्रशिक्षणार्थियों को शुक्रवार को उनके प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। नेहरू हॉल में आयोजित हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी जिलाधिकारी PP सिंह ने इन प्रमाण पत्रों का वितरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसरों के सृजन, बेरोजगारों के नियोजन समायोजन, गरीबी उन्मूलन, युवक युवतियों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा रखी गई है। समारोह के दौरान 2015-16 के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को उन्होंने प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस दौरान 3 कंपनियों से आए नियोजक समिति के अधिकारियों ने 40 प्रशिक्षणार्थियों का इंटरव्यू लिया, जिनमें से 27 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए। जिन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार संपन्न हुए उन्होंने ब्यूटी कल्चर, गारमेंट मेकिंग, ITC, DBT सहित विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जनपद आजमगढ़ में शहरी आजीविका मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पाए हुए 1500 बच्चों को, जिन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, विभिन्न ग्रुपों के तहत आज उनके सेवायोजन की कार्रवाई की जा रही है। जनपद में पूरे प्रदेश और बाहर से कई कंपनियां आई हुई हैं, जिनमें इन बच्चों को ब्यूटिशियंस और जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स किया है उनको रोजगार का मौका मिलेगा। इन कंपनियों द्वारा 8,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति माह का पैकेज इन बच्चों को प्रारंभ में दिया जाएगा और ये इन सेवा प्रदाता कंपनियों में एवं अन्य कंपनियों में विभिन्न पदों पे सेवायोजित होंगी, जिससे इन्हें आत्मनिर्भर बनने का, परिवार और राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ इनके माध्यम से, इनके सेवायोजित होने से जनपद में और भी बच्चों को, विशेषकर युवतियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी और लोग अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। विधानसभा चुनाव का परिणाम आए करीब 1.5 माह का समय बीत चुका है। ईवीएम पर रार अब भी कायम है। विरोधी दल आए दिन ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहते हैं। शुक्रवार को भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में ईवीएम विरोध के दूसरे चरण में ईवीएम की शव यात्रा निकालकर उसे कलेक्ट्रेट चौराहे पर जलाया गया। इस दौरान भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ईवीएम असत्य है, बैलेट पेपर सत्य है के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार चौहान ने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराकर भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वक्ताओं ने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की।
पेपर सत्य है, हर पेपर सत्य है। होलिका दहन के दिन गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मसूद पट्टी गांव में हुए मनोज हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। जी हां, शुक्रवार को बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने मनोज की हत्या में आरोपित किए गए गांव वालों को निर्दोष बताते हुए क्षेत्र के शातिर बदमाश को घटना का मास्टरमाइंड बताया। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक मनोज की पत्नी से बदमाश का अवैध संबंध था, जिसका विरोध करने पर बदमाश ने मनोज की हत्या कर ग्रामीणों को फर्जी तरीके से फंसा दिया। ग्रामीणों ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर जांच करा। निर्दोष व्यक्तियों का नाम प्राथमिकी से हटाकर वास्तविक हत्यारे पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हमारे गांव में होलिका दहन के दिन मनोज पुत्र कांता की अस्न्याय के चक्कर में हत्या हो गई और निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया। निर्दोष जैसे राम पलट, उनका लड़का बिल्लू और उनके बड़े भाई राजा राम और रमेश, इन लोगों को मुलजिम बना दिया गया। वास्तव में वास्तविक मुलजिम जो मोहम्मद अशरफ खान और बुद्धू है, पुत्र मोइन खान, यह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मर्डर करने वाला यही है, क्योंकि थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाना प्रशासन जो उसको संरक्षण दे रहा है। कप्तान साहब से हम मिले, वह मोहम्मद अशरफ 302 का मुलजिम है, 2002 में सजा आपता है। बिलरियागंज ब्लॉक के भगतपुर ग्राम सभा की भूमि पर बिलरियागंज नगर पंचायत द्वारा कूड़ा फेंके जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बिलरियागंज नगर पंचायत द्वारा भगतपुर ग्राम सभा की जमीन पर कूड़ा फेंक कर आग लगा दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में बरसात का पानी उसी नाले से होकर बहता है। यदि कूड़ा फेंकना बंद नहीं हुआ तो ग्रामीणों के बरसात के पानी की निकासी बंद हो जाएगी। ग्रामीणों ने नगर पंचायत के चौराहों पर बंद पड़ी लाइटों को चालू करने की भी मांग की। ग्रामीण अमित गुप्ता ने बताया कि यदि जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारे यहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है नगर पंचायत की तरफ से, प्रधान से अधिकारियों से कोई मतलब नहीं है। उसमें आग लगा दी जा रही है कूड़े पे, रोड पे। लोगों के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जबकि वो पूरे गांव की निकासी का बरसात के पानी का वो नाला है, उसी के माध्यम से निकलता है। लेकिन उसमें कूड़ा फेंका जा रहा है नगर पालिका की तरफ से। एक लाइट विगत 1 वर्षों से खराब है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार